और कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सरकार के बीच किस तरीके से तकरार बढ़ती जा रही है ये हमने कल देखा था, लेकिन आज कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बजे दोपहर के 3 बजे सुनवाई होनी है। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर आज बीएमसी को अदालत के सामने जवाब देना होगा। कोर्ट ने यह पूछा है कि बीएमसी ने नोटिस देने के बाद इंतजार क्यों नहीं किया। अब इस मसले पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच कंगना ने वीडियो वॉर के बाद कल शाम एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, आओ तुम मेरे दफ्तर को तोड़ दो, फिर मेरा चेहरा और शरीर तोड़ो, मैं चाहे जीऊं या मर जाऊं, मैं आपको बेनकाब करूंगी। कंगना के लगातार हमले के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बदले की कार्रवाई से इनकार किया है, लेकिन इस बीच हलचल तेज, क्योंकि कंगना रनौत अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तेवर सख्त हैं, जुबान आग उगल रही है। बीएमसी ने जो किया उससे न सिर्फ कंगना नाराज हैं, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी हैरान है। आज बीएमसी को अदालत के सवालों का जवाब देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि बीएमसी को कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की इतनी जल्दबाजी क्या थी। अदालत ने यह भी पूछा है कि जब घर की मालकिन मौजूद नहीं थी तो बुलडोजर क्यों चलाए गए। अदालत ने यह भी पूछा है कि बीएमसी ने नोटिस के जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है, रोड बंद कर दी, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी। नोटिस का जवाब का वो रिजेक्शन उन्होंने आज 10:19 पे दिया, और 10:19 पे उन्होंने रिजेक्ट किया, और उसके पहले ही तोड़ने के लिए तैयार थे। वो 10 बजे से तो तैनात थे यहाँ पे तोड़ने के लिए। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाए, हथौड़े चलाए, अवैध निर्माण बताकर खूब मनमानी की। शायद यही वजह है कि कंगना इसे बदले की कार्रवाई बता रही हैं और कश्मीरी पंडितों की तकलीफ से जोड़कर नया मोड़ भी दे रही हैं। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। जब बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी कंगना के पाली हिल स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर हथौड़े चला रहे थे, उस वक्त कंगना मुंबई में मौजूद नहीं थी, मुंबई के रास्ते में थी, लेकिन उन्हें पल पल की खबर थी और वो रास्ते से ही पलटवार कर रही थी। कंगना ने ट्वीट किया, मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना ने डिमोलिशन शुरू होने से पहले भी एक ट्वीट किया था, महाराष्ट्र सरकार और उसके गुंडे मेरे दफ्तर पर हैं। डिमोलिशन शुरू होने वाला है, लेकिन मेरा हौसला और बढ़ेगा। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के मुखिया ने कंगना पर कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। हालांकि देर शाम उद्धव से मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। माना जा रहा था कि सीएम उद्धव के साथ शरद पवार की मुलाकात में कंगना को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसे बीएमसी का मुद्दा बताकर सारे कयास पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। कंगना के सपनों का दफ्तर तो टूट गया है, लेकिन उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। कंगना ने एक वीडियो जारी करके महाराष्ट्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि शिवसेना ने बदले की कार्रवाई से साफ तौर पर इनकार किया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा।
ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो इस सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैंने भी टीवी पे देखा है, वो सरकार, देखो सरकार है, बीएमसी है, एक अलग संस्था है, उसमें आप मुझे मत जोड़िए। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है। अगर कोई कानून तोड़ने का काम करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है कोई एजेंसी, तो हर बात की जानकारी होना जरूरी नहीं है। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। कोई बदले की भावना नहीं। देखिए, बदले की भावना वगैरह शब्द ठीक नहीं है। मुंबई में यहाँ सब लोग रहते हैं, आराम से शांति से रहते हैं, पूरे देश से लोग आकर रहते हैं। किसी के साथ शिवसेना ने बदले की भावना से काम किया, बताइए, आप ही बताइए ना। आप तो मुंबई कर हो, आपका मुंबई से ऐसा रिश्ता है, आप जन्म से मुंबई कर हो। इतने लाखों लोग मुंबई में रहते हैं, जो बाहर से आकर, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, इतना ही मैं आपको इतना ही कहूंगा कि देखिए, कंगना राणावत जो कुछ बोल रहे उसके ऊपर गवाही दूंगा। हमारे लिए विषय खत्म हो गया। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। शिवसेना कभी भी कटघरे में खड़ी नहीं होती, आपको मालूम है। ये महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता, प्राइड का सवाल था। सब लोग गुस्से में आज भी है, और जो महाराष्ट्र के प्राइड के साथ, स्वाभिमान, अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो 60-70 साल का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र की जनता हमेशा गुस्से में आती है। लेकिन इस बार हमने सबको कहा है कि संयम रखिए, क्योंकि सरकार है, संयम रखना जरूरी होता है। कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अध्ययन सुमन का ये कहना है कि उन्हें इस विवाद में ना घसीटा जाए। सुमन का जो लड़का है, अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है, और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था, और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। भारतीय वायुसेना आज राफेल विमानों को विधिवत रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। अंबाला एयरबेस पर यह कार्यक्रम होगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा, और इस मौके पर सीडीएस रावत के साथ वायुसेना अध्यक्ष समेत कई मेहमान भी शिरकत करेंगे। सर्वधर्म पूजा के बाद वायुसेना में राफेल को शामिल किया जाएगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम के लिए पहुंच चुकी हैं। तो ये भव्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा अंबाला एयरबेस पे। मनजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला एयरबेस से। मनजीत, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन खास मेहमान है, तमाम अपडेट्स दीजिए। नेहा, इस वक्त जब लद्दाख में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो यहाँ पर वायुसेना अपनी ताकत दिखाने जा रही है। और जो 5 रफाल लड़ाकू विमान पिछले महीने भारत पहुंचे थे, उसमें से एक रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो 5 रफाल लड़ाकू विमान आज आधिकारिक तौर पर यहाँ पर शामिल होंगे। और ये पूरी तरह से अगर कहें तो इस वक्त हथियारों से लैस रफाल लड़ाकू विमान यहाँ पर दिख रहा है, मेटेओर, स्कल्प जैसी मिसाइलों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ। और ठीक पीछे वायुसेना का जो C-130
जे सुपर हरक्यूलिस विमान है, जिस पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तमाम जो वीआईपी हैं इस मौके पर वो पहुंच रहे हैं। ये अंबाला एयरबेस जो कि वायुसेना का सामरिक एयरबेस है, और यहाँ से एक तरह से चीन और पाकिस्तान दोनों से आने वाले दिनों में जो रफाल लड़ाकू विमान है वो चुनौती लेगा। और इस वक्त थोड़ी देर बाद करीब 10:30 बजे जब रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत होंगे, फ्रांस की रक्षा मंत्री होंगी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया होंगे, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। और जो एक परंपरा होती है पूजा पाठ की, उसके अलावा फ्लाई पास्ट यहाँ पर रखा गया है। LCA जो देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो भी यहाँ पर फ्लाई पास्ट करेगा, रफाल लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे। और एक तरह से आज इस मौके पर वायुसेना अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करेगी। और सबसे खास बात, पिछले 1 महीनों के दौरान अगर हम रफाल लड़ाकू विमान की बात करें नेहा, तो रफाल लड़ाकू विमान लद्दाख में उड़ान भर चुके हैं, समंदर के मोर्चे पर उड़ान भर चुके हैं। और एक तरह से इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, दोहरी चुनौती जो चीन और पाकिस्तान से इस वक्त भारतीय सेना को चुनौती मिल रही है, खासतौर से चीन ने अपने सबसे आधुनिक जो लड़ाकू विमान है वो J-20 वो तैनात किए हैं। ऐसे मौके पर रफाल लड़ाकू विमान का चीन के मुकाबले में, उसका जो लड़ाकू विमान J-20 है उसके मुकाबले में यहाँ पर आज शामिल होना एक तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। जी। और मंजीत, साथ ही जिस तरीके का कार्यक्रम आप बता रहे हैं उससे एक अलग ही संकेत भी चीन को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी LAC पर बने हुए हैं, जाहिर तौर पर जो सामरिक रिश्ते हैं, जो रक्षा से जुड़े रिश्ते हैं, वो चीन के साथ ठीक नहीं है। मॉस्को में भी मुलाकात चल रही है। ऐसे में आज ये जो कार्यक्रम है इससे काफी कुछ संकेत दिए जा सकते हैं चीन को कि हम हर तरीके से रक्षा के मामलों में आपसे कहीं आगे हैं। बिल्कुल नेहा, इस वक्त जब 2 दिन पहले लद्दाख में यानी कि पेंगोंग के दक्षिण में गोलाबारी की घटना सामने आई हो और सरहद पर सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर सामने सामने खड़ी हों, तैनात हों, ऐसे मौके पर इतना बड़ा कार्यक्रम अंबाला एयरबेस पर, जो कि सामरिक एयरबेस है और एक ऐतिहासिक एयरबेस है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 से लेकर 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में ये एयरबेस काफी अहम रहा हो, 71 की लड़ाई में अहम रहा हो पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे एयरबेस पर इतना, इस कार्यक्रम के तहत 5 रफाल लड़ाकू विमानों को शामिल करना और इस मौके पर रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का शामिल होना, यहाँ पर एक फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर ये रफाल लड़ाकू विमान उड़ान भरेगा। वायुसेना के जो सुखोई लड़ाकू विमान है, LCA तेजस जो कि स्वदेशी लड़ाकू विमान है, वो सब उड़ान भरेंगे। तो ये जो ताकत का प्रदर्शन है इस मौके पर, जबकि दोनों सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात है, इस मोर्चे पर यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन करना ये दिखाता है कि एक तरह से पड़ोसियों के लिए, खासतौर से चीन के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। और इसी का कारण है अगर पिछले खासतौर से 10 दिनों की घटनाओं को देखें, जब 29, 30 और उसके बाद पिछले हफ्ते जो घटनाएं सामने हुई हैं जिसमें चीन की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई, वो चीन की बौखलाहट को दिखा रहा है। किस तरह से जो तीनों सेनाएं, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उन्होंने जिस तरह की घेराबंदी चीन की है, उससे कहीं ना कहीं चीन बौखलाया हुआ है, चीन के पैर उखड़ रहे हैं, तो वो दिखाता है। और इसीलिए आज का कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं चीन को एक संदेश देने के लिए साफ तौर पे अंबाला एयरबेस से साफ संदेश दिया जाएगा कि अगर चीन ने अपने जो आधुनिक लड़ाकू विमान J-20 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के होतान एयरबेस पर तैनात किए हैं, तो भारतीय वायुसेना के भी सबसे आधुनिक जो लड़ाकू विमान है रफाल, जो आधुनिक हथियारों से, मिसाइलों से लैस हैं, और इस वक्त किसी को इस बात का शक नहीं है। लगातार तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे। मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, ये महज संयोग नहीं है, जब LAC पे ऐसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, आज इस तरीके का कार्यक्रम जहां पर फ्लाई पास्ट भी होगा राफेल का, और दुनिया जानती है किस तरीके से राफेल सक्षम है, ऐसे में LAC पर इस वक्त जो तनावपूर्ण हालात है उनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं भारत का अपर हैंड है। भारत इस वक्त मजबूती के साथ वहां पर तैनात है, चाहे हवाई फायरिंग कितनी भी कर ले चीन, लेकिन हमें मालूम है कि रक्षा मामलों में सेना के बेड़े में इस वक्त राफेल का शामिल होना कितना अहम है। बहुत ही, यह भारत की शक्ति का प्रदर्शन है, सामरिक शक्ति और सैन्य क्षमता दोनों का यह प्रदर्शन है, जब आज रफाल लड़ाकू विमान, सुखोई 30 लड़ाकू विमान और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट एक साथ तीनों विमान उड़ेंगे। अगर हम रफाल की बात करें तो इतने आधुनिक लड़ाकू विमान ना चीन के पास है ना पाकिस्तान के पास है। क्यों? क्योंकि इनमें जो स्कैल्प, मीटियोर, हैमर और मीका मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों का अगर आप जिक्र करें तो जो मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये 100 किलोमीटर से ज्यादा
दुश्मन के विमानों को ध्वस्त कर सकती है। जो स्कैल्प मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है और आकाश से जमीन पर वार करने में सक्षम है। 300 से 500 किलोमीटर दूर दुश्मन के जो वाइटल एसेट्स, वाइटल पॉइंट्स, जो उनके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं उनको ध्वस्त कर सकती है। इसमें मीका मिसाइलें हैं, इसमें हैमर मिसाइलें आएंगी जो 500 किलो से लेकर 2000 पाउंड के बम उनमें लगे हैं। किसी भी दुश्मन के वाइटल एसेट को, बड़े ठिकाने को ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम। न केवल ये जो विमान मेरे पीछे बिल्कुल खड़ा है BS-001 भारतीय वायुसेना का पहला रफाल विमान, इसकी अगर क्षमता की बात करें तो मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये लगभग 10 घंटों तक लगातार उड़ने में सक्षम है। 10 टन तक हथियार इसमें रखे जा सकते हैं, इससे फायर किए जा सकते हैं और ऐसी क्षमता दुश्मन के साथ नहीं है। जब ये जुलाई के महीने में आए थे नेहा, तो ये लड़ाकू विमान ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास गौरव, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो फ्रांस की रक्षा मंत्री की हैं, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है दिल्ली में। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें अंबाला के कार्यक्रम में शिरकत करनी है। लेकिन इस बीच ये बेहद अहम दिन भारतीय वायुसेना के लिए और पूरी तरीके से सैन्य शक्ति को कैसे यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, राफेल के इंडक्शन से, राफेल के शामिल होने से, ये तमाम खूबियां हमारे दोनों संवाददाता बता रहे थे। फ्लोरेंस पार्ली, फ्रांस की रक्षा मंत्री, दिल्ली पहुंच चुकी हैं। गौरव हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए जिस तरीके से राफेल को पहले भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया, आज उसके लिए एक फॉर्मली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्रांस की रक्षा मंत्री पहुंच चुकी हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। आगे किस तरीके से उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि एक भव्य दिन के रूप में इसे याद किया जा सके, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि आज के दिन यानी कि 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल। फ्लोरेंस पार्ली, फ्रांस की रक्षा मंत्री, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और साथ ही अब इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गौरव, आपसे मेरा सवाल था, इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज किया जाएगा 10 सितंबर, और इस पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से फ्रांस की रक्षा मंत्री शिरकत करने वाली है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? तो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, फ्रांस के दासो एविएशन के हेड एरिक ट्रैपियर, फ्रांस की वायुसेना के वाइस चीफ, एक बहुत बड़ा फ्रेंच डेलीगेशन जिसमें उनके वायुसेना के अधिकारी और इंडस्ट्रीज के कैप्टन हैं, वो सब अब से आधे घंटे में अंबाला पहुंच जाएंगे और यहां पहुंचने के बाद एक बायलैटरल मीटिंग, डेलीगेशन लेवल टॉक्स रक्षा मंत्रियों के बीच दोनों की होगी। किस तरह से इन फ्रेंच लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में उनकी सर्विसिबिलिटी की बात की जाए तो कम से कम 80 से 83% बेड़ा हमेशा भारतीय वायुसेना के पास ऑपरेशंस के लिए तैयार होगा। फिर फ्रांस भी ये चाहता है कि जो 110 और लड़ाकू विमान भारत खरीदेगा और मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाएगा, उसमें फ्रांस की भी भूमिका रहे। क्या वो होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ्रांस के साथ जो सैन्य और सामरिक सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका परिचय ये है कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भी फ्रांस ने भारत
भारत को सैन्य सहायता नहीं रोकी, जबकि दुनिया के अन्य देशों ने इस पर काफी बड़ी तरीके से अंकुश लगा दिया था। फ्रांस लगातार भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सैन्य और सामरिक मुहिम में हिस्सेदार रहा है। नेहा, बिल्कुल, सैन्य और सामरिक रिश्तों को बढ़ावा दिया है फ्रांस ने। उसकी एक वानगी आज दिखाई दे रही है, किस तरीके से राफाल जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, उसे आज शामिल किया जाएगा। सुबह 10 बजे अंबाला एयरबेस पर यह कार्यक्रम होना है। मनजीत नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत, आपके पीछे भी हम तमाम विमान देख पा रहे हैं। किस तरीके से आज इस कार्यक्रम में अलग अलग विमानों को फ्लाई पास्ट किया जाएगा, कैसे आज का ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, क्योंकि फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इससे जुड़ने वाली हैं और ऐसे में एक संदेश चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को कि भारत हर लिहाज से वायुसेना में पूरी तरीके से एडवांस्ड है, पूरी तरीके से सारी तकनीक से लैस है और राफेल का शामिल होना उसका एक बहुत बड़ा संकेत। नेहा, न सिर्फ राफेल बल्कि आज यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना अपनी पूरी एयर पावर को दिखाएगी। मैं सिलसिलेवार आपको कार्यक्रम बता देता हूँ। 10 बजे जब रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पहले जो पूजा होगी पारंपरिक 5 रफाल लड़ाकू विमान को पूजा पाठ के जरिए शामिल किया जाएगा और उसके बाद वायुसेना की ताकत की हम बात कर रहे हैं, सुखोई लड़ाकू विमान जो कि वायुसेना का दूसरा सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, वो फ्लाई पास का हिस्सा होगा। जगुआर लड़ाकू विमान जो कि फ्रांस से लिए गए हैं वो इस फ्लाई पास में शामिल होंगे। सुखोई, जगुआर और रफाल के अलावा तेजस दो देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसकी 2 स्क्वाड्रन इस वक्त भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी हैं। वो इसी अंबाला के आसमान में फ्लाई पास करेंगे। यानी कि एक तरह से इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन के खिलाफ, वहां पर वायुसेना अपने तमाम तीनों जो लड़ाकू विमान हैं, राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर, उनके साथ एयर डिस्प्ले करेगी। अपनी करीब आधे घंटे का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कि वो यहाँ अंबाला के आसमान में अपनी ताकत दिखाएंगे। और अंबाला एयरबेस का नेहा अपने आप में एक महत्व है क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान से की सरहद से लगा हुआ एक सामरिक एयरबेस है और पुरानी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं 62 से लेकर 65, उसके अलावा 71, हर युद्ध में अंबाला एयरबेस ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। और यहाँ पर 5 रफाल लड़ाकू विमान की तैनाती होना इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर उसके लिए खास संदेश है और इसीलिए इस वक्त यहाँ पर जो अभी रफाल लड़ाकू विमान रखा गया है वो तमाम आधुनिक हथियारों से लैस है। और आज आधिकारिक तौर पर शामिल होने से पहले, हालांकि इससे पहले भी पिछले 1 महीने के दौरान जो रफाल लड़ाकू विमान हैं वो लेह में चीन सरहद पर लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन आज की आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, खासतौर से चीन ने जिस तरह से अपने आधुनिक J-20 लड़ाकू विमानों को LAC के पास तैनात किया है, ये जो रफाल लड़ाकू विमान है ये मोर्चे के लिए तैयार होंगे। और न सिर्फ रफेल बल्कि इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से आज एयर डिस्प्ले यहाँ पर फ्लाई पास्ट होगा सुखोई का, जगुआर का और LCA तेजस का, उस साफ तौर पर चीन के लिए एक संदेश होगा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से जो चीन के साथ सरहद है वहां पर उसको लेकर तैनात है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मनजीत, लगातार गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, आप बता रहे थे किस तरीके से जब फ्रांस की रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगी बायलैटरल टॉक्स होंगी और पहले भी हमने देखा है कि कैसे लगातार फ्रांस के सहयोग से भारत ने अपनी सामरिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। आगे भी किस तरीके से ये सहयोग जारी रहने वाला है? आज फ्रांस की रक्षा मंत्री खुद पहुंची है, यही इस बात का संकेत है कि फ्रांस हमेशा आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से भारत का साथ देगा। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। अगर आप 1947 से देखें तो जो हमारे लड़ाकू विमान तूफानी जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए, उसके बाद अगर आप बढ़े तो जो इमरजेंसी परचेजेस की बात होती है तो मिराज 2000 जब पाकिस्तान ने F-16 खरीदे तो भारत को लगा हमें भी आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, तब मिराज 2000 भारतीय वायुसेना में आए। MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर रूस से लिए गए, उस समय भी 2 स्क्वाड्रन लिए गए थे और उन मिराज 2000 ने बालाकोट तक में अपना हुनर दिखाया, अपना कारनामा दिखाया। जब पाकिस्तान की सीमा के 70 किलोमीटर अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के एक बड़े आतंकी बेस को बालाकोट में ध्वस्त किया, तो 85-87 में खरीदे गए विमान 2020 में भी भारतीय वायुसेना में सबसे आधुनिक माने जाते हैं। उसके बाद फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने परमाणु परीक्षण करने के बावजूद भारत पर अंकुश नहीं लगाया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या पाकिस्तान के आतंक पर प्रहार करने के लिए फ्रांस की अहम भूमिका रही है। भारत ने जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस से ली गई हैं और फ्रांस तो ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत जो 110 और लड़ाकू विमान खरीदे उसमें भी फ्रांस की अहम भूमिका रहे। वो होगा या नहीं वो तो बातचीत के जरिए ही साफ होगा, लेकिन जो स्कैल्प, मीटियोर, हैमर मिसाइल्स भारतीय वायुसेना को इमरजेंसी में चाहिए, खासतौर पर इस समय जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बहुत जबरदस्त तनाव है, तो फ्रांस की वायुसेना ने लगातार भारत के साथ सहयोग किया है। फ्रांस ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना में अभी भी जो जैगवार विमान उड़ रहे हैं उनके पास जैगवार के एयरफ्रेम्स हैं, इंजन्स हैं, अगर भारत चाहे तो वो उनको ले सकता है। तो हर तरह से फ्रांस भारत की मदद करने को तैयार है, लेकिन खासतौर पर इसमें यहां यह भी बहुत अहम है कि भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो परमाणु क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, पनडुब्बियों के क्षेत्र में भी नेहा आगे बढ़ रहा है। और जी ये गोल्डन एरोज का इसे नाम दिया गया है, इस गोल्डन एरोज में सिर्फ राफेल है गौरव, या फिर और भी जो आप तमाम विमान बता रहे थे, चाहे वो सुखोई हो चाहे वो जैगवार हो, ये भी गोल्डन एरोज का हिस्सा है? गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन एक नंबर प्लेटेड स्क्वाड्रन था जिसको रिवाइव किया गया रफाल लड़ाकू विमानों के लिए और यहाँ पर अंबाला एयरबेस में इसकी अहम भूमिका रही है गोल्डन एरोज की। तो गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन रफाल्स का ही स्क्वाड्रन है। जो पहले 18 लड़ाकू विमान आएंगे वो गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे इस क्षेत्र में, यानी अंबाला बेस पर। जो दूसरा स्क्वाड्रन आएगा वो हाशीमारा में होगा, पश्चिम बंगाल में। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है वहां उसकी अहम भूमिका रहेगी नेहा। तो 2 स्क्वाड्रन रफाल के, और फ्रांस और भारत के करार के तहत 80 से 85% ये फ्लीट हमेशा एयर वर्दी होनी चाहिए, ये भी करार का हिस्सा है। जो ये कहा जा रहा है कि भारत ने ज्यादा पैसा दिया इन लड़ाकू विमानों के लिए क्योंकि उसमें हथियार प्रणालियां, इंडिया सेंट्रिक एनहांसमेंट और मेंटेनेंस का पैकेज भी शामिल है, ऐसा वायुसेना के अधिकारी हमको यहां बता रहे हैं नेहा। हमारे साथ मंजीत नेगी भी लगातार बने हुए, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री पहुंचने वाली हैं अब से कुछ ही देर में। 10 बजे ये ऑफिशियल कार्यक्रम शुरू होगा। मंजीत हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। मंजीत, ये फ्लोरेंस पार्ली की तीसरी विजिट है और ऐसे में आज जो कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया गया है अंबाला एयरबेस पर, जाहिर तौर पर कई सारी बारीकियों का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि फ्रांस के रिश्ते हमेशा से ही सामरिक लिहाज से, रक्षा के लिहाज से अच्छे रहे हैं और आज का कार्यक्रम भी उनके लिए यादगार रहे, इसके लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। बिल्कुल नेहा, कोशिश यही की जा रही है कि फ्रांस एक बहुत पुराना कहते हैं कि ट्रस्टेड अलाय रहा है, पड़ोसी ऐसा देश रहा है जिसने हर मौके पर भारत की मदद की है। और अगर हम आज के कार्यक्रम को भी देखें तो यहाँ पर 2 ऐसे लड़ाकू विमान हैं, चाहे जैगवार की बात करें या फिर हम अगर रफेल की बात करें, दोनों विमान यहाँ पर जो कि फ्रांस से लिए गए हैं वो अपनी ताकत दिखाएंगे। और अगर फ्रांस के रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को देखें तो उनका हालांकि सुबह से लेकर दिन तक का कार्यक्रम है, देर शाम को वापस फ्रांस जाएंगी, लेकिन आज उनको पालम एयरबेस पर जहां पर उनको रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और वहां से वो वायुसेना के विमान से सीधे यहां अंबाला पहुंचेंगी थोड़ी देर बाद। और यहां पर जिस तरह से न सिर्फ रफाल के कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पर, एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जबकि इस वक्त सरहद पर, लेह सरहद पर चीन के साथ जिस तरह का तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम फ्रांस के रक्षा मंत्री को बुलाकर सीडी जनरल बिपिन रावत यहाँ पर मौजूद होंगे, वायुसेना प्रमुख होंगे और करीब 2 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें न सिर्फ 5 रफाल लड़ाकू विमान शामिल होंगे बल्कि सुखोई से लेकर जैगवार, LCA तेजस और रफाल लड़ाकू विमान यहां पर अंबाला के आसमान में अपनी फ्लाई पास करेंगे, अपनी ताकत को भी दिखाएंगे। तो ये दिखाता है कि एक रणनीति के तहत भारतीय वायुसेना ने यहां पर पूरा कार्यक्रम रखा है। और फ्रांस के रक्षा मंत्री खासतौर से कोविड की महामारी के बीच में फ्रांस से सीधे भी जो आपके पीछे है इस वक्त, जो भी आप वहां पर देख पा रहे हैं वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि
देखिए इस वक्त ये यहाँ पर जो रफाल लड़ाकू विमान है, जो आधिकारिक तौर पर आज 5 रफाल लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जिसमें नेहा खासतौर से जो 3 रफाल लड़ाकू विमान हैं वो सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। और यहाँ पर जो हम रफाल लड़ाकू विमान दिखा रहे हैं आपको, इस पर BS-001 लिखा हुआ है। ये जो पिछले वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा, उनके समय ये सौदा हुआ, उनकी काफी बड़ी भूमिका रही। उनके नाम पर इसकी टेल यानी कि जो पिछला हिस्सा है विमान का, वहां पर BS-001 लिखा गया है। एक सम्मान के तौर पर पुराने जो वायुसेना प्रमुख है उनका नाम यहाँ पर अंकित किया गया है BS धनोवा के नाम पर। इसी तरह से कुछ विमानों पर जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, उनके नाम पर RKS भी रखा गया है। तो एक पहली जो स्क्वाड्रन इस वक्त अंबाला में तैनात होगी, उसके कुछ विमानों पर इस तरह से नाम अंकित किए गए हैं। और आने वाले दिनों में जैसे कि हमें जानकारी मिल पा रही है नेहा, कि बहुत जल्द इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन के खिलाफ, उनको देखते हुए भारतीय वायुसेना यहाँ पर जो फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं उनसे लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना के लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए बाकी जो लड़ाकू विमान है, इस वक्त अगर हम बात करें तो अक्टूबर इस साल के अंत होते होते बाकी विमानों को भी जल्द ही उनकी यहाँ पर डिलीवरी हो, जिससे कि